कार्बन मोनोऑक्साइड चलते गाड़ी पे क्या होगा, जैसे रोड पे मान लो धुआं चले जा रहे और बहुत धुआं निकल रहा है, उसी पे हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं, उसी को इनहेल कर रहे हैं, आगे गाड़ी वाले से धुआं निकल रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद हमारे ऑक्सीजन की कमी होने लगा और हमें अनकंफर्टेबल लगेगा और हो सकता है डिसबैलेंस होकर गिर जाए, पीछे वाली गाड़ी भी हमारे काम कर जाए। ठीक है ना। तो ऐसा होता है जब भी कभी कोई गाड़ी ऐसे धुआं निकाल रहा हो ब्लैक कलर का, तो ज़्यादा देर तक उसके पीछे नहीं चलना चाहिए, फ़ौरन अपना ट्रैक चेंज करके या तो आगे चलो या वेट कर लो, उसे दूर निकलने दो, वो आपके लिए खतरनाक है, वो समझ में नहीं आता। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कंबशन। इसके बाद क्या बताया कि ये तो ऑक्सीजन के क्वांटिटी पे है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रहा है तो कंप्लीट होगा, कम मिलेगा तो इनकम्प्लीट होगा। दूसरा दे रखा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वो उसको जब जलाएंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में तो फिर कैसा होता है वो करते हैं। ठीक है ना। कंबशन में हाइड्रोकार्बन देखते हैं। ठीक है। अल्केन, अल्केन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा होता है अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन अल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो ये कंप्लीट कंबशन करता है, कंप्लीट कंबशन करता है, और इसका जो फ्लेम होगा ब्लू फ्लेम होगा इसका, सैचुरेटेड में ब्लू फ्लेम। ठीक है, सैचुरेटेड में। लेकिन इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड में दो तरह का है, एक अल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक है अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों ही इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। और जब ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इसमें जो फ्लेम अगर देखेंगे तो येलो होगा, ब्लैक होगा, और जो स्मोक निकलेगा ब्लैक कलर का निकलेगा, ज़्यादातर जो स्मोक निकलेगा ब्लैक कलर का निकलेगा इसमें अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड को अगर जलाते हैं तो उसका कलर जो है फ्लेम का ब्लू कलर होगा। ठीक है। और अच्छा मतलब जो सच कंप्लीट जो कंबशन होता है उसमें हीट जो है ना, लाइट जो है ना ज़्यादा मिलता है, हीट लाइट की जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है। आगे चले हम लोग, ये दे रखा हमारा पहला एक कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज कंबशन जो जलाते हैं हम लोग। एक चीज और दे रखा है, जैसे जब हम लोग कार्बन कंपाउंड को किसी को भी कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो एयर का कौन सा पार्ट यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। जब बर्निंग के लिए कंबशन के लिए क्या यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। मगर उसमें तो बहुत सारे दूसरे गैसेस भी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और दूसरे गैसेस भी होते हैं बहुत सारे। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो एयर में सल्फर भी होता है। ठीक है। तो क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे एयर के अंदर दूसरे गैसेस भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है। जब उस एयर के प्रेजेंस में किसी फ्यूल को, कार्बन को जलाएंगे, तो जब वो जल रहा होगा तो जो जल के फ्यूल जो है, जल के एयर के प्रेजेंस में जल के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट, ये तो देगा ही देगा। साथ ही जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है, सल्फर है, इसका भी रिएक्शन होता है एयर के अंदर। जब होता है तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। जब हीट मिलता है तो वो सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो बनाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कितनी बात सुन रहे, ये जो एयर का नाइट्रोजन होता है या सल्फर होते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जिसमें अमाइन एक ग्रुप है, आपके कोर्स में नहीं है। अमाइन में अमोनिया होता, अमोनिया जो है ना NH3 होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें सल्फर भी होता है, कार्बन कंपाउंड में ही है, सल्फर भी होता है। तो
हाइड्रोकार्बन में भी नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन सल्फर होते हैं। जब उसको रिएक्ट कराते हैं तो वो जो नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर बनते हैं। और ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर है, ये पॉइजनियस है, ये एसिड रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, एसिड रेन है ये पॉइजनियस गैस है, पॉइजनियस गैस है ये हमारे लंग्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जब कंबशन करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो या कार्बन के कंपाउंड में हो, नाइट्रोजन का सल्फर का प्रोडक्ट जो होता है वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट होते हैं, वो एसिड रेन बनाते हैं, वो हमारे लिए पॉइजनस गैस है। इनहेल करेंगे तो वो डेंजरस हो जाता है। जैसे दिल्ली विल्ली में सर्दी के दिन में पता है क्या होता है, सर्दी जब आते हैं ना तो फॉग लगने लगता है। अब बोलते हैं कि जो है ना एयर की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। क्या ख़राब हो गया एयर की क्वालिटी? इसी तरह के जो डस्ट पार्टिकल थे, गर्मी में तो उड़ते रहते हैं, गर्मी होता है ना तो हाई टेम्परेचर बहुत दूर दूर तक रखते हैं, लेकिन जब सर्दी आते हैं तो उन्हें गर्मी कम होती है तो वो जो पार्टिकल है एयर के अंदर कंडेंस्ड होने लगते हैं और बिल्कुल सरफेस पे आ जाते हैं, अर्थ से थोड़े से हाइट पे आ जाते हैं। फिर वो जो है ना वाटर जो शबनम गिरते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उनको वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने लगते हैं। फिर जो एयर है जिसमें से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो एयर आसानी से अर्थ पे आता नहीं है, क्योंकि एयर जो है ना ऊपर ही रुकने लगता है और ये जो एक क्लाउड टाइप का बना लेता है अर्थ के सरफेस पे, क्लाउड टाइप का बना लेता है और एयर ऊपर आने लगता है, नीचे जो एयर कम हो जाता है और पूरा एक तरह का कवरेज हो जाता है डस्ट पार्टिकल का। इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं सल्फर के, नाइट्रोजन से। फिर जो लोग दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, वो सांस लेने के लिए एयर चाहिए, एयर मिलेगा ही नहीं तो सांस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, लंग्स का प्रॉब्लम आने लगता है। बड़े बड़े शहरों में अक्टूबर नवंबर में देखना न्यूज़ पे आते रहता है एयर के कितनी कंडीशन खराब है। ठीक है, उनका एक नापने का तरीका है, तो वो दिखाते हैं 230 चल रहा है, 240 चल रहा है, यहाँ पे एक क्वांटिटी होता है उसी से नाप के बताते हैं। कितनी बात सही कंबशन में, कंबशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे कोर्स के हिसाब से इतना ही दे रखा है। एक कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन, दूसरा अल्केन और अल्काइन यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का रिएक्शन। तो अल्केन का अगर करते हैं तो इस तरह से मिलता है और अनसैचुरेटेड करते हैं तो इस तरह का रिएक्शन बनता है। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉसिल फ्यूल। ये कहाँ से निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, ये तो है ना कागज के कंपाउंड। कितनी बात समझ में? और ये कोल पेट्रोल जो है बहुत ही मेजर हाइड्रोकार्बन्स है। कितनी बात समझ में? जितने भी कार्बन के प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर या तो पेट्रोल से बन रहे हैं, पेट्रोल है जो पेट्रोलियम निकलता है ना, जैसे गल्फ कंट्रीज में पेट्रोलियम निकलता है, फिर उसका फिल्टर करते हैं हम लोग। कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं उसके कंपोनेंट को पता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, भूल गए? डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, एवापोरेशन, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सब भूल गए, ये सब कई सारे मेथड हमने बताया था, याद करके रख लेना, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या बताते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है जो निकलता है उसको हम लोग फिल्टर अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब वही हमारे मार्केट में यूज है, कोई ऑयल के फॉर्म में पेट्रोल है, गाड़ियों में चल रहे हैं, जितने भी व्हीकल है उसमें पेट्रोल चलता है, ट्रक में डीजल चलता है, डीजल भी वही है, हाइड्रोकार्बन से है। ठीक है, घरों में केरोसिन ऑयल जलाते हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं, वो भी पेट्रोल का ही प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जितने भी क्रीम लगाते हैं हम लोग सब पेट्रोल का प्रोडक्ट है। ग्रीस है, गाड़ियों में ऑयलिंग के लिए लगाते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, वो सब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो ये जितने भी हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं सब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। तो कोल एंड पेट्रोल कहाँ से आता है? जमीन की खुदाई से आता है, कुछ जगहों मिलते हैं। बताते हैं कि ये कोल पेट्रोल बना कैसे, बना कैसे कोल एंड पेट्रोल। ठीक है, बताते हैं कि जब हम लोग अर्थ पे आदमी नहीं थे तो कुछ और रहे होंगे, वो जब नहीं थे तो कुछ और रहे होंगे, वो जब नहीं थे तो कुछ और रहे होंगे।
और जब कुछ नहीं था तो खुदा था। जब कुछ नहीं था तो सुना तो होगा, न था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। और डुबोया हमके होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। डुबोया हमको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। किसका शेर? गालिब का शेर। ठीक है, न था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया हमको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्यों गालिब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गालिब शराब पीते थे और मौलाना साहब ये कहते थे कि जो शराब पिएगा वो जहन्नम में जाएगा, आग में जलेगा, ये होगा वो होगा। अब शराब छूट नहीं सकता क्योंकि लत पड़ गई थी। ठीक है, और वो जहन्नम में मैं पैदा हो गई, गलत हो गया। अगर मैं पैदा ना होता तो मेरी आदत ये ना होती, ना मैं ये होता मेरी आदत, ना मैं जहन्नुम में जाता। ठीक है, तो अगर मैं ना होता तो क्या होता? मुझे पैदा ही नहीं करता इस ज़मीन पे, तो कोई ज़मीन का कोई थोड़ी बिगड़ने वाला था। कितनी बात सुनने, आगे चले हम लोग, कितनी बात सुनने। तो बताते हैं कि जब अर्थ था, शुरू के दिनों में जब अर्थ था तो एक हॉट बॉल की तरह था, हॉट बॉल की तरह था। वो ठंडा होते 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 कई साल गुजरे, तब जाके वो थोड़ा ठंडा हुआ। बहुत सारे प्रोसेस इसमें हुए हैं, बड़े क्लास में जब जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे इसमें प्रोसेस हुए हैं, तब जाके पानी हुआ। पानी से पानी क्या होता था, जब पानी बन के जाता था, पानी वापस आता था अर्थ पे। अर्थ इतना गर्म था कि फिर भाप बन के उड़ जाता था, फिर लौट के बादल बन के बारिश बन के आता था, फिर भाप बन के। कई सदियों साल ऐसे चलता रहा। फिर बताते हैं कि अर्थ पे सबसे पहले पानी आने लगा, फिर पानी के बाद अलगी प्लांट, अलगी ग्रुप होता वो आया, फिर जंगल झाड़ी बहुत हुए अर्थ पे। ठीक है, लेकिन अर्थ का जो लेयर है, हम लोग जैसे आज पढ़ते हैं, 3 लेयर है। ये क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो कोर में हॉट होता है, मेंटल में जितने भी मेटल है सब मोल्टेन मटेरियल में है, और ये उसमें चलते रहते हैं, पानी की लहर की तरह चलते रहते हैं, और ये ऊपर की तरफ प्रेशर बनाते हैं। तो क्रस्ट पे एक तरह का प्रेशर रहता है अंदर से, और जहाँ क्रस्ट वीक होता है वहीं से बस्ट करके ऊपर की तरफ लावा निकल आता है। ठीक है, तो शुरू के टाइम में बताते हैं जब अर्थ पे आदमी नहीं था तो बहुत सारे लावा निकलते थे, पहाड़ बन जाते थे, और अर्थक्वेक बहुत आता रहता था। अब अर्थक्वेक आता है, कभी कभी आता है, कम आता है, पहले बहुत आते थे। तो जब जंगल बहुत हो गए, और बताते कि अर्थ पे पानी था, पानी में बहुत सारी मछलियाँ थी, छोटे बड़ी मछलियाँ थी, जंगल झाड़ी हो गया, तो वो बताते हैं कि अर्थक्वेक आया, इस तरह के सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दब गई। अर्थक्वेक ऐसा आया कि अर्थ फट गया, और पूरे जो वहाँ के आबादी थी या पानी थे या दरख्त थे सब अंदर चले गए। ये साइंस बताता है, किसी ने देखा नहीं है। कितनी बात सुनी। फिर वो अंदर चले गए, वो फिर सड़ने लगे, गलने लगे, और वही सड़ गल के बाद में जो बड़े पौधे थे वो तो कोल में कन्वर्ट हो गए। जैसे कोल में कौन कन्वर्ट हुआ? ट्रीज, बड़े बड़े दरख्त जो थे वो तो कोयले में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जो छोटे पौधे थे, एनिमल, अब ओशियन एनिमल जो थे, फिशेस जो थे, वो सब बाद में डीके करके वो ऑयल में कन्वर्ट हो गए। तो ऑयल या पेट्रोल जो है वो तो एक्वेटिक एनिमल्स, स्मॉल प्लांट से बने हैं, और बड़े प्लांट जो ना कोल में कन्वर्ट हो गया है। अब वही जो है ना, ज़मीन खोदते हैं तो वही कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जो ज़मीन से खोद के निकालते हैं। कितनी बात में, मगर ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जानते हैं नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है? एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास ना करें कि दोबारा रिसाइकिल कर पाएंगे, क्योंकि एक ही बार इस्तेमाल होगा, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग क्या है, अलग अलग मजहब में अलग अलग कंसेप्ट है। लोग कहते हैं एक ही ज़िंदगी है, ख़त्म तो ख़त्म। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, इसमें से जाएंगे तो दूसरे फॉर्म में आएंगे दोबारा लौट के, हम साइकिलिक है। ठीक है, कितनी बात सुनी। तो इसमें जो है कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये नॉन साइक्लिक है, एक बार यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो जितना जहाँ कोल मिल रहा है अभी तो इस्तेमाल में चल ही रहा है, मगर एक दिन ऐसा भी होगा कोयला ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ से आएगा कोल एंड पेट्रोल? और फिर कैसे चलेंगे ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये 8 व्हीलर कैसे चलेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। कितनी बात सुन रहे हैं? आगे चले, लेकिन ये जो कोल एंड पेट्रोल है ये एक हाइड्रोकार्बन्स है।
मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, बहुत बड़ा सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का। कितनी बात सुन में, ये तो दे रखा है भाई कि कैसे प्लांट है या कोल एंड पेट्रोल बना है, एक छोटा सा आइडिया दे रखा। आगे दे रखा केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन दे रखा है वो देखते हैं। अगला जो दे रखा है एक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन रखा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ oxygen is called oxidation. कितनी बात सुन में, यहाँ पे एक रिएक्शन रखा, जैसे अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये जो है ना एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इथेनॉल, CH3CO CH2OH, इथेनॉल है ये। इथेनॉल को ऑक्सीडेशन का आता है, ऑक्सीजन से ऐड करते हैं, मगर इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो नहीं करता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग को। एक दे रखा अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। या फिर एक दूसरा दे रखा है एसिडिफाइड, एसिडिफाइड क्या दे रखा है, क्रोमियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, O2 है ना, O7 होगा, Cr2, पोटेशियम क्रोमेट एसिडिफाइड, यानी एसिडिक मीडियम में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या फिर अल्कलाइन KMnO4 है। इन दोनों को यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ये दोनों ही किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, और इसके पास बन जाता है ये एसिड CH3COOH, एसिड बन जाता है। बाकी जो प्रोडक्ट बनना था बनता है, मगर ये एसिड बन जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन दे रखा, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखा उस रिएक्शन को हमें याद करना है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ये याद रखना है। अल्कोहल को कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड क्रोमियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कितनी बात में ये पूछ चुका पहले कि एसिड, अल्कोहल को एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन होता है, उसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ये पहले आ चुका है, ये इसे जरूर याद कर लेने का। कितनी बात सुन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। आगे चले, अगला रिएक्शन दे रखा है एडिशन रिएक्शन। 3-4 रिएक्शन दे रखा, वो हम लोग रिएक्शन को समझ लेते हैं, और कौन सा रिएक्शन होता है कहाँ पे होता है वो हम, ये समझ में आ गया। ये तो समझिए अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड बनेगा, ये प्रोडक्ट जो जितना होगा, जैसे ये इथेनॉल है, ये CH3CH2 2 कार्बन है तो इथेनॉल है, यहाँ बनेगा इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड। अगर मान लो यह प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनॉइक एसिड बन जाता। ठीक है, ब्यूटेनॉन होता ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाता है। और ये हमारा KMnO4 ऐसे ही यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। चाहे अल्कलाइन ले लो चाहे एसिडिफाइड ले लो, ये दोनों में से कोई भी याद, ये दोनों ही याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा, अगला जो रिएक्शन दे रखा है वो है एडिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं
और ये है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो ना 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। स्पेशली जो एडिशन रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए लेते हैं। पहले मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। एडिशन रिएक्शन जो है मेनली जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। अब जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन भी आता है, अल्काइन भी आता है। क्या है? अल्कीन भी आता है, अल्काइन भी आता है। तो जैसे अल्कीन का ले लेते हैं, पहला कंपाउंड होगा, कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड कर दिया, 2 हाइड्रोजन ये दे दिया, इधर 2 हाइड्रोजन ये दे दिया, इसको C2H4, ये हमारा नाम होगा इथीन। अल्कीन में 2 कार्बन है, क्या नाम होगा इसका? इथीन। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो 2 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड को तो हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड एक को बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और अगर 3 बॉन्ड हुआ जैसे अल्काइन में होता है तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। अब ये सिग्मा पाई क्या होता है, ये तो थोड़ा बड़े क्लास में जाएंगे तो बताएंगे कि जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, हमने नाम बताया था किसी ज़माने में, तो उनका जो ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बोन बनाता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बोन बनाता है। कितनी बात में आगे चले, इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखाते हैं तो ये एक हमारा कार्बन है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ये इसका एक लोब है ऐसे, ये हमारा एक्सियल कहलाता है, एक्सियल। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, एक एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। और इसमें जो पाई बॉन्ड होता है, ये एक ऐसे होगा कार्बन पे, एक ऐसे होगा, ये साइड से ओवरलैप करता है ऐसे, तो ये पाई कहलाता है। ये हम अलग है, आपके कोर्स से अलग है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है वो तो पाई होता है, और जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो सिग्मा होता है। कितनी बात में, ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे बना है? कार्बन के साथ एक प्रॉपर्टी है, बताते हैं कि कार्बन के उस प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स है, उस प्रॉपर्टीज का नाम है कैटिनेशन। पहले ही दिन पढ़ाया था, कुछ याद बात भी है या बस आगे बढ़ते गए पीछे के साफ करते जा रहे हैं? ठीक है, कैटिनेशन। अब क्या बताया कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन के साथ टेंडेंसी ये है कि कार्बन चाहता है कि हाइड्रोजन मिल जाए और हम अपना 4 बॉन्ड बना ले। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिलता है तो एक कार्बन अपना 4 बॉन्ड बना लेता है। कितनी बात समझ में आई? अपना 4 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं मिला तो फिर क्या करेगा कार्बन? तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अपने आप से समझौता कर लेता है, आपस में 2 बॉन्ड बना लेता है। अगर और हाइड्रोजन की कमी है तो 3 बॉन्ड भी बना लेता है कार्बन कार्बन आपस में। यानी कार्बन की ये टेंडेंसी है कि अगर हाइड्रोजन मिलता है तो ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है हाइड्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में तो आपस में कार्बन डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। इतना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जो एक सिग्मा बॉन्ड तो ठीक बना नेचुरल उसका, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ये उसके हाइड्रोजन ना मिलने की वजह से पाई बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है ये अनस्टेबल बॉन्ड है, यानी ये स्टेबल नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं था तो क्या करते, चलो डबल बॉन्ड बना लेते, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या होगा, ये फौरन अपना पाई बॉन्ड तोड़ के और दोबारा से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। कितनी बात समझ में आई? तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से मिटा दूँ
इतना समझ में आ गया। क्या दे रखा है ये, यहां से मैं मिटा रहा हूं इसको। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड हमने बताया वीक है, वो चाहेगा कि जल्दी से कहीं से मिल जाए तो मैं अपना बॉन्ड तोड़ के स्टेबल हो जाऊं। अगर हम लोग हाइड्रोजन देते हैं इसको, हाइड्रोजन दे, तो ये जो पाई बॉन्ड था, ये जो पाई बॉन्ड था ये टूट जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये टूटते ही ये, इसके पास दो हाइड्रोजन पहले ही से था, इसके पास दो हाइड्रोजन पहले ही से था, एक सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। अब दो तो पहले से था ही था, तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इथेन। ये था इथीन, तो पाई बॉन्ड टूट गया, और टूटने के बाद वहां पे हाइड्रोजन आके जुड़ गया और ये हो गया इथेन। इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, वो आके ऐड हो गया, पाई को तोड़ के दो हाइड्रोजन आके अपना सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जितने भी अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेट का मतलब ये हो कि उसके अंदर पाई बॉन्ड है, और वो जो पाई बॉन्ड है वो टूट के चाहेंगे कि हम सिग्मा बॉन्ड बना लें, तो वो एडिशन रिएक्शन करते हैं। कितनी बात में, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया, कितनी बात समझ में आई, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, प्रोपीन। 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, 1 और 2 नंबर में हम लोग रिएक्ट कराते हैं HCl से, HCl से रिएक्ट कराते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगा, इसका एक पाई बॉन्ड जो ना वो वीक है, तो वो रिएक्ट करना चाहेगा, तो क्या होगा, इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये प्रोडक्ट देगा CH3, तो था ही था ये CH, इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन पहले से था और एक ये वाला हाइड्रोजन आके इस पे लग जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके पास जो एक हाइड्रोजन था क्लोरीन आके इस पे लग जाएगा। कितनी बात सुन में, और इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये रिएक्शन क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड जो है ना वो बहुत रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड जो ना रिएक्टिव होता है, वो टूट के फॉरन स्टेबल बनना चाहता है, उसके टेंडेंसी होती है, इसलिए रिएक्ट करता है, ठीक है। और चूंकि ये टूटा वो जाके आके ऐड हो जाते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं सभी एडिशन रिएक्शन करते हैं, क्या, सभी एडिशन रिएक्शन करते हैं। ऑल लिखता हूं मैं, ऑल unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction, सभी जो है ना एडिशन रिएक्शन करते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ये तो हमने डबल बॉन्ड के लिए किया, ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं क्या होता है। ये यहां से ये मिटा दे रहे हैं, अल्काइन लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो इसमें कितना सिग्मा कितना पाई होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें और 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई है, पाई तो ऐसे ही अनस्टेबल होता है, ऊपर से 2 पाई, ये और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो पहले हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन से, तो ये 2 हाइड्रोजन एक पाई बॉन्ड तोड़ के एक प्रोडक्ट बनाएगा, नाम है उसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को मिल जाएगा और एक पाई बॉन्ड टूट गया, अभी भी एक पाई एक सिग्मा रह गया, प्रोडक्ट का नाम है इथीन। ये था इथाइन, एक पाई बॉन्ड टूट गया, अब आ गया इथीन, अभी भी पाई बॉन्ड है,
अभी भी ये रिएक्टिव होगा, अभी एक बार और हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये एक पाई बॉन्ड टूट के ये दोबारा CH3 ये इथेन बन जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये इथीन था, ये इथाइन था। कितनी बात समझ में, क्या समझ में आया? यानी अल्काइन ग्रुप होगा तो 2 दफा एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक है, 2 दफा एडिशन रिएक्शन करके वो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और अल्कीन है तो वो एक बार एडिशन रिएक्शन करके सैचुरेट हाइड्रोकार्बन बन जाता है। कितनी बात में, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सभी एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब एडिशन में कुछ भी ऐड कर दो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजनेशन। और इसको इसमें जो है HCl ऐड करते हैं, इसमें HCl ऐड करें, ठीक है। अगर हम लोग खाली हेलोजन ग्रुप ले लें, जैसे मान लो क्लोरीन ले लें तो दोनों ही क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन ले लें तो दोनों ही ब्रोमीन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। अगर मान लो सिर्फ हेलोजन ग्रुप लेते हैं तो हेलोजिनेशन। कितनी बात समझ में? यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बता दूं, अभी बता देता हूं। क्या बताया कि जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, क्या जो वेजिटेबल होता है ना, हमारे पालक है, मूली है, गाजर है, ये उनके ऑयल निकाले जाते हैं, ठीक है, ऑयल निकालते हैं। तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स है वो सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। यानी अगर हम लोग जो सब्जियां बनाते हैं या खाने की चीज़ें बनाते हैं, अगर वेजिटेबल ऑयल में बनाएंगे तो फायदेमंद है। क्यों? कि उसका डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन और हेलोजनेशन होने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक है, रिएक्शन होते हैं वो। लेकिन जो एनिमल फैट्स होते हैं, एनिमल फैट जैसे हम लोग मछलियाँ खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये सब खाते हैं ना, इसमें फैट आते हैं। तो जितने भी एनिमल फैट होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वो जब बॉडी में हमारे जाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करते, हमारे बॉडी में जाके स्टोर होते हैं। या तो उसे यूज करिए, और अगर यूज नहीं करेंगे तो वो स्टोर होगा। यूज करने का मतलब ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज करें, जो बहुत सारे लोग जिम करते हैं, बहुत लोग खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो उसको एनर्जी चाहिए तो वो फैट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यूज में आ गया। लेकिन आप इस तरह की चीजें खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, इस तरह से खा रहे हैं, तो जो एनिमल फैट आएगा आपके बॉडी में, अगर वर्कआउट नहीं करते तो आपके बॉडी में स्टोर होता है, और आपके बॉडी के लिए वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी फैटी होने लगता है, क्योंकि फैट स्टोर होने लगता है बॉडी के अंदर, और वो आपके लिए, बॉडी के लिए खतरनाक है। या फैटी एनिमल के मैंने फैटी ऑयल से अगर हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में खाना बनाए तो वो जाहिर है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल है। अगर मान लो एनिमल ऑयल में हम लोग खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो ज़्यादा एनिमल ऑयल जो है ना सेचुरेट होता है, वो हम लोग ऑयल तो खाएंगे लेकिन हमारे बॉडी में इस्तेमाल में नहीं आएगा, स्टोर होने लगेगा, क्योंकि हमें उसको यूज़ करने के लिए उतना हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। रोटी चावल तो हम लोग को इसलिए यूज़ में आ जाता है कि हम लोग डेली लाइफ के काम के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, सोने, चलने, उठने, बैठने, बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये रोटी वोटी तो आराम से चावल वाल तो डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो फैट था उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सेस एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जैसे किसान है और या हार्ड वर्कर जो लेबरर है, उनके लिए तो मीट मछली बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत है और उससे वो उनको है। लेकिन जैसे आजकल जैसे बच्चे हो गए हमारे घर के, एसी वाले बच्चे हो गए, एसी वाले बच्चे हो गए, यानी वो धूप में नहीं जाते, स्कूल जाते, घर में आके उतनी में थक जाते हैं, ठीक है, तो उनका खाना पीने का देखो भूख भी नहीं लगता, और जिस्म देखो कैसा होते जा रहा है। कितनी बात समझ में आई? तो हम क्या बताना चाह रहे थे कि फैट, वेजिटेबल ऑयल जो है अनसेचुरेटेड होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और वेजिटेबल ऑयल को एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, वेजिटेबल ऑयल को
हाइड्रोजनेशन कराते हैं, एन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा देंगे, हाइड्रोजनेशन कराते हैं और ये जो है घी बन जाता है। नाम है इसका वनस्पति घी। ठीक है, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन कराकर घी बनाते हैं, वनस्पति घी, और ये हमारे लिए फायदेमंद है, यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है।